हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्रोटियम इंस्टीट्यूट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.1 के बारे में। 3.1 को सॉल्व करेंगे और कुछ नॉर्मल एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इस नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको गिवन है वो है समान आव्यूह। समान आव्यूह, तो समान आव्यूह यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे और साथ साथ में इस इक्वल मैट्रिक्स की कुछ खासियत है उसके बारे में समझेंगे। जैसे यदि हम बात करें तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ दो मैट्रिक्स दे रखी ए, इसमें 2 3 0 1 और एक और मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 0 1। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स से इक्वल हैं यानी कि समान हैं, तो हम ये कह सकते हैं समान होने की जो कंडीशन है इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हमें मालूम है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये 2 क्रॉस 2 की है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन। तो यदि हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो समान अवयव होने का ये एक मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो संगत अवयव हैं दोनों मैट्रिक्स की वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि 2 = 2 और 3 = 3 और 0 = 0, यानी कि संगत अवयव एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स दी गई है वो एक प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स है, समान अवयव है। तो इसी प्रकार हम मान लें कि जो हमें एक मैट्रिक्स AIG दी गई है और एक मैट्रिक्स B गिवन है जिसमें एलिमेंट्स BIJ हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे AIJ वो किसके इक्वल होंगे, BIJ के। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है वो एक प्रकार से क्या है, समान अवयव है। तो हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एक अवयव है, एक अवयव है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 5 19 -7 और 35 -2 5/2 और 12 और √3 1 -5 और 17। तो आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है अवयव की कोटि बतानी है आपको, अवयव की कोटि। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या बतानी है। और थर्ड जो इसमें क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको कुछ अवयव दिए गए हैं, अवयव A1 3 कामा A21 और A33 और A22
2 4 और A2 3। इस प्रकार आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अवयव की कोटि निकालेंगे। तो अवयव की कोटि को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपको m क्रॉस n, ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो कुछ m क्रॉस n टाइप्स की है, तो आप यहाँ पर m क्रॉस n लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे, तो आप m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब आप ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि R1, R2 और R3, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स में 3 पंक्तियाँ दी गई हैं और कॉलम्स कितने हैं, C1, C2, C3 और C4। यानी कि m जो हमें दिया गया वो 3 है और कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला है वो 3 क्रॉस 4 मिला है। इसी प्रकार यदि हम बात करें अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या आप इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे कि जो आपको ऑर्डर मिलता है उसे आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौको क्या होगा, 12। तो इस प्रकार आप अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। अगेन यदि हम बात करें अवयव आपको गिवन है A13 और A21 और A33 और A24, A23। तो आपको यहाँ पर नंबर बताने हैं वो कहाँ पर उपस्थित है, जो एलिमेंट की पोजीशन दी गई है वो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर किस पोजीशन पर उपस्थित है उसे बताना है। तो A13 कहाँ पर उपस्थित है, A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी कि 19, तो 19 होगा। इसी प्रकार A21 कहाँ होगा, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 35 क्या होगा, 35। A33 कहाँ होगा, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी कि -5। इसी प्रकार A24 क्या होगा, A24 जो होगा आपको यानी कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो आपका जो नंबर होगा वो 12 होगा। इसी प्रकार A23 कहाँ पर उपस्थित होगा, A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। तो इस प्रकार आपको पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। तो आपने इस प्रकार पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। ये इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व होता है। अगेन जो सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलो देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी अवयव में अवयव में 24 अवयव हैं, अवयव हैं, तो उस अवयव की संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसी प्रकार यदि 5 नहीं है, हाँ 13 अवयव उपस्थित हो तो उस अवयव की कोटि या क्या होंगी। तो
तो आपसे ये कहता है कि यदि आपके पास एक अवयव, एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें 24 एलिमेंट्स उपस्थित हैं, तो उस अवयव की संभव पॉसिबल्स ऑर्डर्स क्या होंगी, यानी कि संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो यदि हमें संभव कोटियाँ बतानी है तो हमें क्या करना होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो 24 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आप उस मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हमें ये मालूम हो ऑर्डर्स को लिखने के लिए अवयव की कोटि हम किस प्रकार लिखते हैं, अवयव की कोटि को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार यदि हमें 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तब हम इन अवयवों को उस अवयव में किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, एक तो 1 क्रॉस 24, यानी कि हम उन 24 एलिमेंट्स को लें और एक ही रूम, एक ही कॉलम्स में अरेंज कर दें, तो इस प्रकार भी हम इन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 12, यानी कि 2 रो ले लें और 12 कॉलम्स ले लें, तब भी हम इन 24 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कहें 3 क्रॉस 8, यानी कि 3 रोज ले लें और 8 कॉलम्स ले लें, तब भी हम 24 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अवयव के अंदर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें 3 क्रॉस 8 हो गया। अब हम बात करेंगे, यदि आपके पास मान लेते हैं कि इन्हीं को हम 4 क्रॉस 6 में भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 4 कॉलम्स ले लें और 4 रोज ले लें और 6 कॉलम्स ले लें, तब भी हम इन 24 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, उस अवयव में अरेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो 6 क्रॉस 4 में भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है, और इसी प्रकार 8 क्रॉस 3 में, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 क्रॉस 2 में, और साथ साथ में 24 क्रॉस 1 के रूप में हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल्स ऑर्डर्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 8 जो है 24 एलिमेंट्स को आप 8 तरीके से क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को अवयव में लिख सकते हैं। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि आपके पास यदि 13 अवयव उपस्थित हों, तब आप उन अवयवों की कोटियाँ क्या लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोटियों को लिखने का तरीका वही होगा, कोट इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस n। तो हम यदि हमें 30 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 13 एलिमेंट्स को हम 13 कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं, और या फिर 13 रोज़ में भी एक ही कॉलम्स में, वो 13 रोज़ में हम 13 रोज़ और एक कॉलम्स में एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको यदि 13 अवयव दे दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन 2 तरीकों से आप उस अवयव में अवयवों को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप से है, आपको दिया गया है, कहा जाता है कि यदि किसी अवयव में यदि किसी अवयव में 18 अवयव उपस्थित हो तो उस अवयव की संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसी प्रकार यदि आपको 5 अवयव दे दिए जाएं,
यदि इसी प्रकार 5 अवयव में उपस्थित हो तो संभव कोटियां होंगी। संभव कोटियां होंगी। यानी कि आपको यदि 18 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं तो आप उस अवयव के अंदर इन 18 एलिमेंट्स को किस तरीकों से ऑर्डर के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि कोट इज इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस n। m क्या है, यहाँ नंबर ऑफ रोज है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो 18 अवयव हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि एक रो ले लें और 18 कॉलम्स में इन 18 अवयवों को लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 2 रोज ले लें और 9 कॉलम्स ले लें, तब भी आप 18 अवयव को इसमें लिख सकते हैं। अगेन यदि बात करें इसी प्रकार 3 आप रोज ले लें और 6 कॉलम ले लें, तब भी आप इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो क्या होगा, आप इन्हें उल्टा करके यानी कि 6 रोज ले लें और 3 कॉलम्स ले लें, तब भी आप इन 18 अवयवों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 9 क्रॉस 2 में भी लिख सकते हैं और 18 क्रॉस 1 के रूप में भी इन 18 अवयवों को लिख सकते हैं। यानी कि आपके जो पॉसिबल्स ऑर्डर्स हैं वो आपके 6 मिलेंगे। और साथ साथ में ये भी कहता है यदि आपको इसी अवयव में 5 एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो इसके संभव कोटियां क्या होंगी। तो आपको मालूम है कि आप 5 एलिमेंट्स को किस प्रकार अरेंज कर सकते हैं, m क्रॉस n के रूप में। यदि आप m क्रॉस n के रूप में अरेंज कर सकते हैं तो आपको 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे और उसमें 5 कॉलम्स के रूप में इन 5 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप 5 रोज ले लें और 1 कॉलम्स ले लें, तब भी इन आप 5 एलिमेंट्स को किसी भी अवयव में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम अगेन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो आपका 4th क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि एक आपके पास अवयव दिया गया है 2 क्रॉस 2 का, यानी कि एक वर्ग अवयव है और उसमें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो AIJ के रूप में है और कहा जा रहा है कि रचना कीजिए यानी कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अवयव इस प्रकार हैं। यानी कि आपको एक 2 क्रॉस 2 का एक अवयव दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आपको जो मैट्रिक्स का प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो कुछ AIJ के रूप में दिया गया है और ये कहता है कि आपको एक अवयव की रचना करनी है। तो यदि आपको एक अवयव की रचना करनी है तो कुछ इसी में कुछ टाइप्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि AIJ इज इक्वल टू दिया गया है I + J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी के थ्रू यदि हमें 2 क्रॉस 2 का एक अवयव लिखना है तो हमें मालूम है कि अवयव को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें जो अवयव लिया है हमने कैपिटल A, और इस अवयव के अंदर जो एलिमेंट्स का लिखने का तरीका होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा और वो एलिमेंट्स किस पोजीशन पर उपस्थित होगा ये भी हमें बताना होगा ith और jth के फॉर्मेट में। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं A11, A12 और A21
और A22 के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि आपको 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है आपने इस प्रकार लिख लिया। यदि आप इस मैट्रिक्स को 2 क्रॉस 2 को लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो 1 1 मिल रहा है ये I को रिप्रेजेंट करता है और ये J को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस प्रकार I और J की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको जब I और J की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उस I और J की वैल्यू इस क्वेश्चन के थ्रू फिलअप करके आप ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन सा होगा और किस पोजीशंस पर होगा। तो हम कह सकते हैं A11 जो होगा I की वैल्यू क्या होगी 1 और J की वैल्यू क्या होगी 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 टाइम्स कट जाएगा। इसी प्रकार A12 की बात करें तो क्या होगा, A12 जो होगा वो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 होगी और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9/2 आपको मिलेगी। इसी प्रकार A21 की बात करें तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर कर देंगे और आपको जो A2 की वैल्यू है वो आपको 9/2 मिल जाएगी। इसी प्रकार A22 की बात करें तो आपको J की वैल्यू और I की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 टाइम्स में आपको ये 16 जो है कट जाएगा तो आपको जो A22 की वैल्यू है वो 8 मिल जाएगी, यानी कि 8। तो अब हम यदि बात करें तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, ये जो चारों वैल्यू आपको मिल गई हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, उनकी पोजीशंस के थ्रू आप यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। यदि हम बात करें इसी प्रकार तो आप क्या करेंगे, A11 की वैल्यू क्या है 2 है और A12 की वैल्यू क्या है 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी है 8। तो आप इस प्रकार एक मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। अब हम इसी में जो आपका सेकेंड टाइप दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्या दिया गया है सेकेंड में, Aij = I डिवाइडेड बाई क्या है G। तो कह रहा कि आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, I और J की आपको वैल्यू दी गई है और आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको A11 क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि आपको 1 मिलेगा। A1 यानी कि A12 क्या मिलेगा, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार आप A21 की बात करें तो 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी A21 की तो क्या होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें A22 की तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी A22 की वो क्या होगी 1। तो आप इसी प्रकार आपको जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो प्रदर्शित करने का जो सिस्टम दिया गया है उसमें आप इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1, 1/2 और 2 और 1, यानी कि आप इस प्रकार एक मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका इसका सेकेंड टाइप्स भी सॉल्व होता है। अब हम अगेन जो थर्ड टाइप्स आपको दिया गया इसी में उसको लिखना। तो उसमें क्या दिया गया है, I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपको ये इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो टाइप्स है 3 वो दिया गया है। तो आप इसी प्रकार A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू कितनी है 1
और 2 क्रॉस जे की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 क्रॉस 1 यानी कि 2, और 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3, और 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9/2 मिलेगा आपको। इसी प्रकार यदि हम बात करें A1 2 की तो क्या होगा 1 + 2 क्रॉस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 1 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25/2। इस प्रकार आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अगेन यदि 2 क्रॉस 1 की बात करें तो 2 + 2 क्रॉस 1 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 4 का होल स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। इसी प्रकार A22 की बात करें तो 2 + 2 क्रॉस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 4 2 6 6 का होल स्क्वायर 36 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपको क्या मिलेगा 18। यानी कि आपको जो यहाँ पर वैल्यूज़ मिली है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आप यहाँ इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, यानी कि 9/2 और क्या है 25/2 और क्या है और 8 है और क्या दिया गया है 80। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स की रचना कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो आपको 5th दिया गया उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा अपनी नोट कॉपी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है 3 क्रॉस 4 का, यानी कि 3 क्रॉस 4 का आव्यूह है की रचना करनी है जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, फर्स्ट वाला aij इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और मॉड -3i और प्लस g मॉड। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसी में जो सेकंड आपका टाइप है वो बाद में हम हल करेंगे। इसमें जो इस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 दी गई है उसे हम रिप्रेजेंटेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में अभी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर लिखा था, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जिस प्रकार लिखा था उसी प्रकार इसको भी लिखना है। A11 लिखेंगे, यानी कि इसमें जो m क्रॉस n दिया गया है, यानी कि पंक्तियां कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 4, तो A11 A12 A13 और A14। इसी प्रकार A21 A22 A23 और A24, A31 A32 और A33 और A34। आप इस प्रकार क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे और आपको यहाँ से i और j की वैल्यूज मिल जाएंगी। i j हमें रो और कॉलम्स के बारे में बताता है, जिससे हम उस एलिमेंट्स की पोजीशंस के बारे में पता कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार i और j की आपको वैल्यू मिल जाएंगी, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 1 जा 3 माइनस का 3 और प्लस का 1, तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 2 बाहर आएगा, मॉड लगा है तो प्लस का हो जाएगा 2/2, यानी कि आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार A12 की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का क्या होगा 3 और प्लस का 2, ये आपको 1/2 मिलेगा। क्योंकि माइनस का 3 है और प्लस का 2, तो माइनस का 1
मॉड के बाहर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा तो 1/2 आपको मिलेगा। तो 3 आपका क्या होगा, 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 3, ये आपका 0 हो जाएगा और 0 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A14 की बात करें तो 1/2 और क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4, यानी कि अगेन हमें 1/2 मिलेगा। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम यहीं पर A21 की वैल्यू निकालें तो 1/2 क्या होगा, माइनस का 6 और प्लस का 1, यानी कि आप कह सकते हैं 5/2। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इधर लिख लेते हैं A2 की बात, तो 1/2 और माइनस का 6 और प्लस का 2, तो क्या होगा 4 और 4 का आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। A23 की बात करें तो 1/2 और 1/2 यानी कि माइनस का 6 और प्लस का 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि A24 की बात करें तो 1/2 और माइनस का 6 और प्लस का 4, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 2 बाहर आएगा, मॉड से बाहर आता है। यदि कोई निगेटिव वैल्यू है अंदर मॉड के तो बाहर किस रूप में आती है, पॉजिटिव के फॉर्मेट में। यदि आपको पॉजिटिव 2 मिलेगा और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, A31 A32 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, A31 क्या होगा, माइनस का 9 और प्लस का 1, तो आपको क्या मिलेगा, 8 का आधा क्या होगा, 4। इसी प्रकार क्या होगा, 1/2 और माइनस का 9 और प्लस का 2, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 7/2। A33 की बात करें तो 1/2 माइनस 9 और प्लस का 3 क्या होगा, 6 का आधा 3। इसी प्रकार यदि हम बात करें A34 के बारे में तो 1/2 और माइनस का 9 प्लस का 4 और आपको मिलेगा 5/2। इस प्रकार आप सभी की वैल्यूज़ आपने निकाल ली, तो आप क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। किस प्रकार आप वैल्यूज़ को लिखेंगे, थोड़ा आप यहीं पर समझा देते हैं। आपको इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए थे वो समझ में आए होंगे, हम डायरेक्टली यहीं पर लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो 1 और क्या होगा, 1/2 और 0 और क्या होगा, 1/2। अगेन क्या करेंगे, 5/2 और क्या होगा, 2 और 3/2 और क्या होगा, 1। इसी प्रकार 4 और 7/2 और क्या होगा, 3 और 5/2। तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इस प्रकार एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम अगेन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इसी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2i माइनस का j आपको दिया गया है और मैट्रिक्स आपको मालूम है कि क्या होगी, A11 A12 A13 और A14 और A21 A22 और A23 और A24, अगेन A31 A32 और A33 और A34। तो आप इस प्रकार एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सभी की वैल्यूज़ को निकालेंगे। पहले A11 की निकालेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस का 1, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 1। A12 की बात करें तो 2 माइनस का क्या होगा, 2 यानी कि 0। और A13 क्या होगा, 2 होगा और माइनस का 3, यानी कि आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1। A14 की बात करें तो 2 और माइनस का 4,
यानी कि माइनस का 2। इसी प्रकार यदि हम बात करें, कुछ नहीं, हम यहाँ पर आई और जे की वैल्यूज़ को इस क्वेश्चंस में पुट कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। तो A21 की बात करें तो A21 क्या होगा, 4 माइनस का क्या होगा 1, तो आपको क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार A22 की बात करें तो क्या होगा 4 माइनस का 2 यानी कि 2। इसी प्रकार यदि हम इधर बात कर लेते हैं, जो आपको A23 दिया गया है वो क्या होगा 4 माइनस का 3 यानी कि आपको मिलेगा 1। A24 की बात करें तो 4 माइनस का 4 यानी कि आपको क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार आप A31, A32 और A34 और A34 इस प्रकार A32 और A33 और A34 की वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा 3 2 जा 6 होगा, माइनस का 6 1 और फिर 6 माइनस का 2 और 6 फिर माइनस का क्या होगा 3 और 6 माइनस का 4। आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 से 1 गया तो 5 और 6 से 2 गया तो 4 और 3 और क्या होगा 2। तो आपने इस प्रकार इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो आप क्या करेंगे, इन सभी के जो मान हैं इस मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, लिख देंगे, तो आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 फिर 0 फिर -1 और फिर -2 अगेन फिर 3 2 और क्या होगा 1 0 और क्या होगा 5 4 और 3 और 2। इस प्रकार एक मैट्रिक्स का आप निर्माण कर सकते हैं। अब हम अगेन क्वेश्चंस दिया गया 6 उसे सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसमें क्या करना है, आपको x और कुछ मैट्रिक्स दी गई है, इसमें x और y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो हम किस प्रकार वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के थ्रू क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण दिए गए हैं, जिनमें से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो ये कहता है कि 4 3 x और 5 बराबर y z 1 और 5, यानी कि आपको इस प्रकार एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें आपको x, y और z की वैल्यू क्या करने हैं, बताने हैं। तो आप x और z y के मान तभी बता सकते हैं, तो किस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको देखने से पता चलता होगा कि एक इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है। और अभी हम इक्वल मैट्रिक्स जब हम लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने बताया कि जो बराबर यानी कि समान अवयव जब दिया गया होगा तो आपके जो संगत अवयव होंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि संगत अवयव बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा x के 1 के बराबर होगा और जो y होगा वो 4 के बराबर होगा और जो z है वो किसके बराबर होगा, 3 के। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बहुत ही इजी वे में आप क्या करेंगे, x और y और z की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई
2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 और 2 और 5 और 8। इस प्रकार आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जब दो बराबर मैट्रिक्स होती हैं और सेम ऑर्डर की होती हैं तो उनके संगत अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6 के होगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और फिर अगेन x 5 प्लस जेड, इसी प्रकार x और y किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। और 5 प्लस जेड और बराबर 5 के हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहां से देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या होगा कि x बराबर आप क्या कर सकते हैं, y बराबर आप यहाँ से y बराबर क्या करेंगे 8/x, यानी कि आपको जो x या y की जो वैल्यू मिलेगी वो 8/x हो जाएगी। तो आप इस y का मान क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 6। तो आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 8/x बराबर क्या होगा 6। तो आप क्या करेंगे, इसे अब लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस 8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, यानी कि इसे हम और सही करें तो x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है तो इसमें क्या होगा, जोड़ने पर आपका 6 हो जाए और गुणा करने पर 8, तो x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 2 यानी कि 4 2 जा 8 और 4 2 6 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 निकलेगी और x की वैल्यू 2, यानी कि हमें जो x की वैल्यू मिली है 4 और 2 मिली है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, एक y की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू 8/x होगा। तो एक बार हम x की वैल्यू 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि y की वैल्यू एक बार 2 मिलेगी। और जब हम अगेन यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगी, यानी कि x की वैल्यू 4 रखने पर अब आपको y की वैल्यू 2 मिलती है। और जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आपको जो y की वैल्यू मिलती है वो 4 मिलती है। तो z की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समीकरण आप क्या करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं z, तो 5 प्लस 3, यानी कि यहाँ पर z की वैल्यू जो होगी वो 5 माइनस 5, यानी कि z की वैल्यू लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी और जैसे आपको z की वैल्यू मिलेगी तो आप यहाँ से डबल वैल्यू आपको मिलेंगी, यानी कि x बराबर जब 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 और z की वैल्यू कितनी होगी 0। और यदि x बराबर आप 2 रख रहे होंगे तो y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और z की वैल्यू सेम रहेगी। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इक्वेशन से इस मैट्रिक्स के थ्रू आप x और y और z की वैल्यू निकाल सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपका इसी में 3 दिया गया है, थर्ड टाइप्स है,
उसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया? थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3 टाइप्स है। और क्या कह रहा है? ये जो इक्वल है वो 9, 5 और 7 के इक्वल। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप x और y की तथा z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल इक्वेशंस के थ्रू चलेंगे। तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड को हम लिख सकते हैं 9 के बराबर, और x प्लस जेड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5, और y प्लस जेड हम क्या लिख सकते हैं? 7। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण y प्लस जेड, y प्लस जेड, y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यदि आप x और y, x और z की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो y प्लस जेड की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 9 के इक्वल होगा। और यहाँ से आपको जो x प्लस क्या मिलेगा? y प्लस जेड क्या होगा? 7 और 9, यानी कि आपको यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल टू 2। यानी कि आप यहाँ से इस प्रकार वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? आप x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 5, यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली थी? 2, और z इज इक्वल टू 5, यानी कि ये z है आपका। तो z इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। यानी कि आपको जो z की वैल्यू मिली है वो 3 मिली है। अब क्या करेंगे? z की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो फिर लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर आप जैसे ही z की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, यानी कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 में, तो क्या होगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू 4। यानी कि आपको जो x और y की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। आपने इस प्रकार क्या किया? x और y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? कह रहा कि आपको कुछ समीकरण दी गई हैं, इनमें से ए बी सी की और डी की वैल्यू बतानी है आपको। यानी कि आपको समीकरण दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, तो समीकरण क्या है आपकी? कुछ इस टाइप से दिया गया है, a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, और इक्वल है -1, 5, 0 और 13। और कह रहा है कि ए बी तथा ए बी सी तथा
डी की वैल्यू का मान बताइए, का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इन चारों की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल कर लेंगे। तो a माइनस बी आप क्या लिख सकते हैं, -1, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी प्रकार यदि हम बात करें 2a प्लस सी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5, इक्वेशन सेकेंड। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, यानी कि इक्वेशन 3। और 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13, यानी कि इक्वेशन 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या होगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस का b था उधर जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू क्या होगा b/2। यानी कि आपको जो a की वैल्यू मिली है वो आपको मिली है, या फिर डायरेक्ट आप b की वैल्यू 2a लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे a की, तो आपको क्या मिलेगा, लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा -1, और a की वैल्यू आपको दी गई है b/2, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। तो क्या होगा, b माइनस का 2b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कटेगा तो आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो इस प्रकार आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप क्या करेंगे, b का मान जो है आप पुनः b का जो मान है आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इक्वेशन सेकेंड, a का मान जो है आप इक्वेशन क्या करेंगे सेकेंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे आप, यदि आपको b की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आप समीकरण 3 में रखेंगे, b की वैल्यू, b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 क्रॉस क्या होगा a इज इक्वल टू 2, तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको a, यानी कि आपको a और b की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। तो आप क्या करेंगे, अब a की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि आप a की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू प्लस सी है, प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यानी कि c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि c इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, आप c का मान आप इक्वेशन 4 में रख देंगे, जिससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कि आप लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर जैसे आप यहाँ पर c की वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 क्रॉस 3 और प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे कि a की वैल्यू आपको क्या मिली थी a, और b की वैल्यू आपको क्या मिली है 2, और c की वैल्यू आपको 3,
और डी की वैल्यू आपको क्या मिली है 4। तो आपने इस प्रकार ए, बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी दिया गया है, यानी कि बहुविकल्पी के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है a बराबर aij और दिया गया m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। क्या है? वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है। यदि आपको ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ए, वो ये कहता है m लेस देन n, और बी वाला जो ऑप्शन है वो m ग्रेटर देन n दिया गया है, और जो सी ऑप्शन आपका दिया गया है m इज इक्वल टू n, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है aij, जिसमें कहा जा रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि जो आपके पंक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्तंभ के बराबर होती हैं। तो यदि पंक्तियां स्तंभ के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होगा? n होगा। तो आप यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट होगा। अगेन आपको क्वेश्चन दिया गया है 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि x तथा y की वैल्यू आपको बतानी है, और इस प्रकार बताने आपको मैट्रिक्स दिया गया है 3x + 7 और 5 और y + 1 और 2 माइनस का 3x बराबर नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है 0 y - 2 और 8 और 4। तो कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई के रूप में लिखी हैं। यदि आपको दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में दे दी जाए तब आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पर x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पर x और y की वैल्यू कह सकते हैं कि फाइंड आउट नहीं किया जा सकता नॉर्मली। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा वो क्या होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो x और y की मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं, यानी कि आप यहाँ पर x और y की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि 3x3 का एक कोटि आपको दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रत्येक प्रविष्ट जो वैल्यू हैं वो 0 तथा 1 है, 0 तथा 1 है। तो कहा जा रहा है इसमें आव्यूहों की संख्या कितनी होगी, आव्यूहों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी, कितनी होंगी। तो आपको यदि एक वर्ग आव्यूह आपको दिया जाए और कोई भी आपको ऑर्डर दिया जाए तो आपको डायरेक्ट आव्यूहों की संख्या का एक फार्मूला है, आव्यूहों की संख्या जो है वो आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 2 की पावर m क्रॉस n। तो यहाँ पर आप m क्रॉस n लिख लेंगे आप, जो कि आपको ऑर्डर दिया गया है। तो 2 की पावर 3 क्रॉस 3 यानी कि आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 9। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपको
नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो मिलेंगी वो 5, 1, 12 यानी कि 512 आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, अवयवों की संख्या मिलेगी, जब आपको 3x3 का एक ऑर्डर दिया जाए और उसमें 0 और तथा 1 प्रविष्ट नंबर्स आपको दिए जाएं तब। तो इस प्रकार आपका जो क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट जो है सॉल्व होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का जो है थैंक यू और धन्यवाद।